आज हम एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के में एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट कर ली। अब हम पढ़ेंगे इस एल्कोहल, जो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, इसमें जो एल्कोहल है इसका अंतिम पार्ट है सातवां कि एथिल एल्कोहल का निर्माण की विधियाँ। एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ। अब एथिल एल्कोहल, पहले यह समझेंगे कि एथिल एल्कोहल है उसका निर्माण हम किससे करेंगे। हम दो प्रकार से करेंगे, एक तो आएगा शीरा से एथेनॉल का निर्माण और दूसरा होगा स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण। हम एक एक इन विधियों के द्वारा हम इस एथिल एल्कोहल का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, दो छोटे छोटे नाम आते हैं। एक तो आता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जो ऊपर लिखा हुआ है, पहले इससे परिचित होंगे। एथिल एल्कोहल का मतलब क्या होता है, एक होता है CH3, एक होता है CH2 और एक होता है OH। यदि एथिल समूह के साथ यदि OH जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। क्या होता है? एथिल एल्कोहल। और इसका IUPAC में नाम क्या होता है? एथेनॉल। देखो 1 और 2 कार्बन परमाणु होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? एथेन, बीच में बंद है और इसके लिए अनुलग्न क्या हो गया? ओल, तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉल। तो आप जान गए होंगे कि एथेनॉल का सूत्र क्या होगा? CH3 CH2 OH। हम कोई अन्य विलयन लेंगे, जैसे शीरा ले लिया, और अंत में हमें क्या मिलना चाहिए? एथेनॉल। स्टार्च युक्त कुछ पदार्थ ले लिए। स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं जैसे आलू, जो चावल आदि क्या होते हैं? स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं। इनसे हम किसका निर्माण करेंगे? एथेनॉल का निर्माण करेंगे। ये तो हो गया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल ये किसके साथ क्रिया कर सकता है? ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके साथ क्रिया कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एथिल एल्कोहल का अन्न एल्कोहल। दूसरा नाम क्या हो गया? अन्न एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का दूसरा नाम क्या हो गया? अन्न एल्कोहल हो गया। ये आपको बात समझ में आ गई? ये तो होता है एथेनॉल, और इसको हमारी मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं? मदिरा। एथिल एल्कोहल का दूसरा नाम क्या होता है? मदिरा, या हमारी भाषा में क्या कहते हैं? दारू। मदिरा या दारू, इस एथिल एल्कोहल का नाम होता है। इसका उपयोग ड्रिंक मतलब पीने के लिए इसका उपयोग लेते हैं। दूसरी, इस एथिल एल्कोहल का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। यदि इस एथिल एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये हानिकारक होता है, लीवर को ख़राब कर देता है। और इसकी थोड़ी कम मात्रा होती है तो ये किस रूप में काम में लेते हैं? औषधि के रूप में। किस रूप में? औषधि के रूप में। ये हमेशा एथिल एल्कोहल किससे प्राप्त होता है? जैसे कोई भी स्टार्च युक्त पदार्थ लेते हैं, स्टार्च युक्त पदार्थ लेते हैं और उस पर कौन सी क्रिया होती है? हमेशा किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की। और किण्वन की क्रिया के द्वारा हमेशा किसका निर्माण होता है? एथिल एल्कोहल का। किसका निर्माण होता है? एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। और साथ में हमेशा कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। किण्वन की क्रिया में हमेशा कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो आपको हमेशा याद रखनी है कि किण्वन की क्रिया के द्वारा स्टार्चयुक्त पदार्थों से किसका निर्माण होता है? एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि किण्वन की क्रिया क्या होती है। कौन सी क्रिया? किण्वन की क्रिया क्या होती है? अब देखो, हमने एथिल एल्कोहल के बारे में पढ़ लिया और एथिल एल्कोहल के बारे में लिख भी लिया। एथिल एल्कोहल को हम क्या कहते हैं? अन एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, इसे मदिरा कहा जाता है। और इसको एथिल एल्कोहल को किसकी क्रिया के द्वारा? किण्वन, स्टार्च युक्त पदार्थों पर किण्वन की क्रिया के द्वारा एथिल एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब नाम आएगा किण्वन क्या होता है? किण्वन ये होता है कि आपके सामने कोई भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे स्टार्च युक्त कार्बनिक पदार्थ है। स्टार्च युक्त कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। और जटिल कार्बनिक पदार्थ को एंजाइम की उपस्थिति में यदि क्रिया करवा देते हैं, मान लेते हैं जटिल है, इसकी यदि स्टार्च युक्त पदार्थ है, यदि इस पर जाइमेज एंजाइम की क्रिया करवाई जाती है, एंजाइम क्या कर देते हैं? इस पर जैसे क्रिया करते हैं तो इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे भागों में तोड़ना क्या कहलाता है? सरल कार्बनिक पदार्थ। सरल कार्बनिक पदार्थ। यदि जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है तो इस क्रिया को हम कहते हैं किण्वन की क्रिया। कौन सी क्रिया?
किण्वन की क्रिया। और सरल यदि कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, और वो सरल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप लिख लो किण्वन की परिभाषा, उतार लो ये। उतार ली। अब हम एक एक विधि लेकर देखते हैं कि शीरा से एथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है एवं स्टार्चयुक्त पदार्थों से एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है। तो अब इसके नीचे आप हेडिंग डालो कि शीरा से एथेनॉल का निर्माण, शीरा से। अब हम पहली विधि पढ़ेंगे, आप हेडिंग ने डाल ली होगी कि शीरा से एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है। अब इनमें एथेनॉल तो आप जान गए, लेकिन पहले आप जानेंगे कि शीरा क्या होती है। शीरा क्या होती है? शीरा का मतलब ये होता है कि आपके सामने गन्ना या चुकंदर के अंदर जो शर्करा होती है। शीरा का मतलब होता है कि आप गन्ना भी जानते हैं और बाज़ार में आने वाली चुकंदर को भी जानते हैं। अब ये गन्ना और जो चुकंदर है, ये क्या होती है? इसके अंदर शर्करा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। गन्ना या चुकंदर में जो शर्करा होती है, क्रिस्टलीय शर्करा होती है। जो क्रिस्टल का मतलब जमने वाली जो शर्करा होती है, क्रिस्टलीय शर्करा। इस क्रिस्टलीय शर्करा को यही लिखना आपको। शीरा का मतलब है कि गन्ना या चुकंदर से क्रिस्टलीय शर्करा को पृथक कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, इसे अलग कर लिया जाता है। तो बताओ, ये गन्ना या चुकंदर है, इसमें क्रिस्टलीय शर्करा को अलग कर लेते हैं और शेष क्या बचता है? शेष लाल या भूरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। लाल या भूरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं। आपको समझ में आ गई होगी बात। देखो लिखना क्या है, शीरे का मतलब होता है गन्ना या चुकंदर से, लिखो आप, गन्ना या चुकंदर से क्रिस्टलीय शर्करा को पृथक कर लेने पर, गन्ना या चुकंदर से क्रिस्टलीय शर्करा को पृथक कर लेने पर लाल भूरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिसे हम शीरा कहते हैं, जिसे हम शीरा कहते हैं। अब आपके सामने ये आ गया कि शीरा क्या होती है। पहले शीरा समझ लिया, इसके बाद में अब शीरा से हम क्या कर लेते हैं? एथेनॉल का निर्माण करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग स्टेप लिखते हैं। यहाँ तक उतार लिया आपने, शीरा कहते हैं। इसके जस्ट नीचे लिखो, इस शीरा में, इसके नीचे 2 लाइन और लिखो, इस शीरा में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। देखो ये जो शीरा होती है, इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। और ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके सामने आ गया, ये तो क्या है? शीरा है भाई, शीरा है। और इससे हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? एथेनॉल प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं? एथेनॉल। आप जानते हैं कि जैव अणु में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में केवल इतना अंतर होता है कि इसके अंदर तो क्रियात्मक समूह होता है कीटोन और इसके अंदर होता है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी अणुसूत्र क्या होता है? सेम होता है। फलों के अंदर सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोज। और ग्लूकोज जो हम भोजन के अंदर लेते हैं वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ये भी क्या, दोनों क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। शीरा का मतलब क्या होता है? गन्ना या चुकंदर से क्रिस्टलीय शर्करा को पृथक कर लेते हैं, जिससे लाल भूरे रंग का जो विलयन प्राप्त होता है उसे शर्करा कहते हैं। इस शर्करा में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण होता है और इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सामान्य अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। अब हम शीरे का मतलब समझ लिया। अब हम क्या करते हैं? शीरा आपके सामने है। अब इस शीरा के द्वारा हम क्या करते हैं? एथेनॉल का निर्माण करते हैं। तो आप नीचे लिखो, इतना लिखने के बाद नीचे लिखो, इसके निम्न पद होते हैं।
इसके निम्न पद होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस विधि के द्वारा एथेनॉल का निर्माण करते हैं। अब आपने ये तो इससे पहले लिख लिया कि शीरा का निर्माण कैसे होता है। अब आपके सामने होती है शीरा, और शीरा क्या होती है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण। अब सबसे पहला पॉइंट होगा तनुकरण। क्या होगा, तनुकरण। तो तनुकरण हेडिंग डालकर इसमें लिखना है। देखो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ और उसके बाद में उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो तनुकरण। तनुकरण का मतलब ये होता है, ये जो शीरा है, शीरा का जो विलयन है, इस विलयन के अंदर, तनु का मतलब होता है पतला करना, और पतले का मतलब होता है इसके अंदर जल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, जल। अब इस शीरा का तो मान लेते हैं एक आयतन होना चाहिए, मतलब इसकी मात्रा 1 होगी, तो इसके अंदर क्या मिला देंगे, 5 आयतन जल मिला देंगे। इससे 5 गुना क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे। तो 1:5 में हम क्या कर देते हैं, इसको तनुकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तनुकरण कर देते हैं। देखो इसी में लिखना है, तनुकरण में लिखो कि इस शीरा विलयन को तनु करने के लिए एक आयतन शीरा में 5 आयतन जल मिला देते हैं। 5 आयतन जल मिला देते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। अब देखो आपने शीरा विलयन को क्या कर लिया, तनु कर लिया। अब देखो नंबर 2 कंडीशन आएगी, इसको हम क्या करते हैं, अम्लीय विलयन बनाते हैं। क्या करते हैं, अब देखो इसके बाद में क्या कर लिया हमने, इस शीरा विलयन का हम तनुकरण कर लिया। अब ये तनुकरण विलयन आपके सामने है। ये अब आपके सामने क्या है, देखो एक एक स्टेप से बाहर निकलते हैं हम, और लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। कैसे होगा देखो, अब हम ये जो शीरा विलयन का जो तनुकरण विलयन है, ये विलयन आपके सामने है। यही लिखना है, इस विलयन के अंदर, इस शीरा तनुकरण विलयन के अंदर हम क्या मिलाते हैं, या तो कुछ मात्रा में अमर मिला देते हैं, कुछ मात्रा में क्या मिला देते हैं, या तो अमर मिला देते हैं। भाई विलयन के अंदर कुछ मात्रा में हम अमर मिला देते हैं, जिससे इसकी पीएच का मान हमेशा 7 से कम होगा, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। इसकी पीएच का मान 4 से 4.5 हो जाती है। इसकी पीएच का मान 4 से 4.5 हो जाती है, जिससे ये विलयन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। और विलयन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है तो इसके अंदर क्या नहीं उत्पन्न होते हैं, जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। क्या उत्पन्न नहीं होते हैं, जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए इसके अंदर क्या मिलाते हैं, या तो अम्ल मिलाते हैं, या फिर क्या मिला देते हैं, अमोनियम लवण बनाने के लिए इसके अंदर या तो अमोनियम फास्फेट मिला देते हैं। अमोनियम लवण एक, या तो अमोनियम लवण होगा, अमोनियम फास्फेट मिला देते हैं, या फिर क्या मिला देते हैं, अमोनियम कार्बोनेट या अमोनियम सल्फेट आयन मिला देते हैं। अमोनियम सल्फेट लवण या लवण मिला देते हैं, अमोनियम सल्फेट। या तो इस शीरा विलयन के अंदर अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट मिला देते हैं, या इसके अंदर कुछ मात्रा में अम्ल मिला देते हैं, जिससे इस अम्ल की पीएच का मान कितना हो जाता है, 4 से 4.5 हो जाता है, और जिससे इस विलयन के अंदर जीवाणु उत्पन्न न हो। इस विलयन के अंदर जीवाणु उत्पन्न न हो। भाई 4-5 दिन यदि काम में न भी लेंगे, तो यदि पड़ा रहने से खमीर का मतलब जैसे जलेबी बनाते हैं, उसके अंदर किण्वन के द्वारा खमीर बनाया जाता है। ये खमीर कई दिनों तक पड़ा रहता है, उसके अंदर जीवाणु न लगे, इसलिए आगे नाम आएगा खमीर। खमीर का मतलब मैं समझाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देते हैं, जिससे इसके अंदर क्या उत्पन्न न हो, जीवाणु उत्पन्न न हो। तो आपने लिख लिया होगा। लिखना इसमें यह है कि इस तनुकरण शीरा विलयन में लिखो, इस तनुकरण शीरा विलयन में कुछ मात्रा में अम्ल मिला देते हैं, जिससे विलयन के पीएच का मान 4 से 4.5 हो जाता है। 4 से 4.5 हो जाता है। या इसके अंदर अमोनियम फास्फेट
या अमोनियम सल्फेट के लवण मिला देते हैं, जिससे इस तनुकरण विलयन के अंदर जीवाणु उत्पन्न न हो सके, जीवाणु उत्पन्न न हो सके। अब देखो तनुकरण हो गया, अम्लीय विलयन हो गया। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या होगी, खमीर मिलाना। तो आप एक लाइन और लिखो, इस तनुकरण विलयन के अंदर अम्ल मिलाने के पश्चात जो अम्लीय विलयन प्राप्त होगा, अम्लीय विलयन प्राप्त होगा, उसको खमीर के लिए तैयार किया जाता है, उसको खमीर के लिए तैयार किया जाता है। अब नीचे एक छोटी सी बात लिखो, नोट, नोट लिखो, लिखो खमीर, लिखो खमीर को अंग्रेजी में, खमीर का, ये लिखो खमीर का अंग्रेजी में इष्ट या कवक कहा जाता है। खमीर को अंग्रेजी में इष्ट या कवक कहा जाता है। इसको खमीर को अंग्रेजी में इष्ट या कवक कहा जाता है। लिख लिया। अब देखो खमीर के लिए तैयार किया। अब नीचे इसके तीर मार कर लिख लेना, नीचे लिखो खमीर का निर्माण। देखो आपने जलेबी बनाई होगी और नहीं बनाई तो देख लो खमीर कैसे बनाया जाता है। खमीर का निर्माण मैदा, आपने नाम सुना होगा मैदा, मैदे का आटा प्लस दही प्लस सौंफ का पाउडर, प्लस सौंफ का पाउडर, और साथ में ये जो तनुकरण एवं अम्लीय विलयन है इसकी मात्रा इसके अंदर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, खमीर बन जाता है। अब देखो हम जलेबी बनाने के लिए तैयार हो गए, खमीर बनाना। बात समझ में आ गई। खमीर का निर्माण, खमीर का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, इष्ट या कवक। खमीर का निर्माण होता है, इसके अंदर कुछ मैदे का आटा लेते हैं, दही लेते हैं, सौंफ का पाउडर लेते हैं, कुछ मात्रा में क्या करते हैं, विलयन मिला देते हैं, जिसको 1 2 3 तक क्या है, अंधेरे के कमरे में रख देते हैं और आपके सामने क्या तैयार हो जाता है, खमीर। अब आगे वाला पॉइंट डालो, खमीर मिलाना। खमीर तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, खमीर मिलाना। अब ये हेडिंग डालो इसके नीचे 3 नंबर, खमीर मिलाना। अब आपके सामने खमीर तैयार हो गया और खमीर तैयार होती है, आप क्या करोगे, देखो क्या करोगे। अब आप लिखते चलो साथ साथ में। हम एक काष्ठ का पात्र लेते हैं, हम क्या लेते हैं, ये लेते हैं, मान लेते हैं काष्ठ का पात्र है, काष्ठ का पात्र है, ये काष्ठ का पात्र लेते हैं। आप लिखते चलो, काष्ठ का पात्र लेते हैं, इसके अंदर खमीर को मिलाते हैं, इसके अंदर खमीर को मिलाते हैं तथा इसको 283 केल्विन ताप से 298 केल्विन ताप के बीच रखा जाता है। सबसे पहले इस काष्ठ मिलाने का मतलब काष्ठ को किस में मिलाते हैं, मिलाते तो पात्र में। ये पात्र किसका होगा, काठ का पात्र लेते हैं और उस काठ के पात्र को हम 283 से 298 केल्विन ताप, 298 केल्विन ताप पर अंधेरे के कमरे में, ताप पर अंधेरे के कमरे में 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं, 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं।
अब नीचे तीर लगाकर लिखो, इसके अंदर बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसके अंदर इन्वर्टेज तथा जाइमेज एंजाइम होता है। इसके अंदर ये जो 2 से 3 दिन रखते हैं, इसके अंदर हमेशा कौन से एंजाइम होते हैं, या तो इन्वर्टेज या जाइमेज एंजाइम होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किण्वन की क्रिया हमेशा इन्वर्टेज या जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। देखो इसके अंदर 2 से 3 दिन में रखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, नीचे लिख लिया आपने, इन्वर्टेज तथा जाइमेज एंजाइम होता है। यह है, नीचे लिखो इसके, यह है इन्वर्टेज या जाइमेज एंजाइम शिराविलियन को, देखो शिराविलियन है, देखो शिराविलियन को, इसका काम क्या होता है, देखो शिराविलियन को ये इन्वर्टेज एंजाइम शिराविलियन को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। संपूर्ण रूप से क्या बदल देता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। तथा जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को किण्वन की क्रिया के माध्यम से एथिल एल्कोहल का निर्माण कर देते हैं। इसमें एथिल एल्कोहल की मात्रा 10 से 15% होती है। केवल इसमें कितनी मात्रा होगी, कम मात्रा होगी, 10 से 15% एथिल एल्कोहल की मात्रा होती है, जिसे वास कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई, जिसे हम क्या कहते हैं, वास। अब आपके सामने एक नाम और आ गया, वास। अब वास का हम अंत में क्या कर देंगे, आसवन कर देंगे। क्या कर देंगे, आसवन। एक बार देखो वापिस सुनो। सबसे पहले हम क्या किया, तनुकरण की क्रिया करवाई। सबसे पहले क्या करवाया, तनुकरण क्या होता है कि सबसे पहले जो शिरा का विलयन है, जो शिरा विलयन है वो क्या, ग्लूकोज या चुकंदर है, उसको हम क्या कर लेते हैं, क्रिस्टल शर्करा को अलग कर लेते हैं, शिरा विलयन कहलाता है। और इस शिरा विलयन के अंदर 1:5 में हम जल मिलाते हैं, इस विलयन को हम कहते हैं तनुकरण। अब इस तनुकरण विलयन के अंदर कुछ मात्रा में या तो अम्ल मिला देते हैं, या फिर क्या मिलाते हैं, अमोनियम फास्फेट या अमोनियम सल्फेट लवण मिला देते हैं, जिससे इसकी पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जीवाणु उत्पन्न न हो। इसके बाद में हम क्या करते हैं, खमीर के लिए तैयार करते हैं। तो खमीर का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, ईस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, कवक है। और खमीर को मिलाने के लिए कुछ मात्रा, खमीर के लिए जो मैदा का आटा लेते हैं, दही लेते हैं और सौंफ का पाउडर लेते हैं, यह आपने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, खमीर मिलाते हैं। खमीर को कास्ट के पात्र में मिलाया जाता है, घोला जाता है, और घोलने के पश्चात इसको लगभग में 283 से 298 केल्विन ताप पर कहाँ पर रखा जाता है, अंधेरे कमरे में 2 से 3 दिन तक रखा जाता है। अब देखो अंधेरे के कमरे में इसको रख दिया तो इसके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम होते हैं। ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या कर देता है, ये जो शिरा विलयन है इसको किस में बदल देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। और बाद में जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज है उसको जाइमेज एंजाइम क्या कर देता है, किण्वन की क्रिया के द्वारा एथिल एल्कोहल में बदल देता है। और ये एथिल एल्कोहल के अंदर इसकी मात्रा कितनी होती है, 10 से 15% होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वास कहते हैं। क्या कहते हैं, वास। अब देखो एथिल एल्कोहल तो प्राप्त हो गया, लेकिन कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ, 10 से 15%। अब इसका यदि आसवन करवाते हैं, प्रभाजी आसवन, बार में गर्म करते हैं, तो बताओ शुद्ध रूप से हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब आगे पॉइंट डालो आप, वास आसवन। अब देखो हम क्या करते हैं, वास आपके सामने है। मैंने बता दिया वास क्या होता है,
अब लिखो इसमें वास आसवन में, आसवन का मतलब होता है उबालना, गर्म करना। लिखो इसमें इस वास आसवन का, ऐसे लिखो, इस वास का प्रभाजी आसवन किया जाता है, इस वास का प्रभाजी आसवन किया जाता है जिससे 90% एथिल एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं, 90% एथिल एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। तथा इसे 90% एथिल एल्कोहल प्राप्त तथा इसे 351.5 केल्विन ताप पर 351.5 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो प्राप्त एथिल एल्कोहल को परिशोधित एल्कोहल कहा जाता है। शुद्ध एल्कोहल प्राप्त हो गया, इसे हम कहते हैं परिशोधित एल्कोहल कहा जाता है। अब आपके सामने देखो, किससे, देखो वास आसवन भी कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने एल्कोहल है, किससे, शीरा से। तो ये विधि आपको समझ में आई होगी, अच्छी तरह समझ में आ गई कि शीरा से हम क्या करते हैं, एथेनॉल का निर्माण करते हैं। अब आप हेडिंग डालो नंबर 2, स्टार्च युक्त पदार्थ से एथेनॉल का निर्माण। अब देखो आप फटाफट लिखो दूसरी विधि, स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण। उसमें पहला पॉइंट होगा शेकरीकरण। लिखो आप, पहला पॉइंट होगा शेकरीकरण, दूसरा पॉइंट होगा माल्टोज को किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदलना। तीसरा पॉइंट लिखो ग्लूकोज से एथेनॉल में बदलना। और चौथा पॉइंट होगा वास आसवन। क्या होगा, वास आसवन। अब इसमें जो पहला पॉइंट है केवल इसको आपको समझना है, बाकी सेम की सेम विधि है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 नंबर डालकर लिखो शेकरीकरण, 1 नंबर डाल के लिखो शेकरीकरण। अब आप लिखो शेकरीकरण। और शेकरीकरण का मतलब होता है बनना। किसका बनना, लिखो आप, स्टार्च को डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज शर्करा में बदलना शेकरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, शेकरीकरण कहलाता है। और ये उतार लो उसके नीचे कि स्टार्च को डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, देखो इस तीर के ऊपर डाइस्टेज एंजाइम, और माल्टोज में बदल दिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं शेकरीकरण। क्या कहते हैं, शेकरीकरण कहते हैं। नीचे लिखो गेहूं, लिखते चलो गेहूं, जौ, मक्का, आलू, चावल आदि पदार्थों में स्टार्च होता है, आदि पदार्थों में स्टार्च होता है। अब आपके सामने स्टार्च आ गया, आपने लिख लिया गेहूं, जौ, मक्का, आलू, चावल आदि जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनमें स्टार्च होता है, लिख लिया। अब इसके नीचे लिखो इन पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, इन पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उच्च ताप पर गर्म करते हैं। इन पदार्थों को, स्टार्च युक्त पदार्थ गेहूं, जौ, मक्का, आलू, चावल आदि को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो दूध या विलयन प्राप्त होता है, दूध या विलयन प्राप्त होता है जिसे मेस कहा जाता है, जिसे मेस कहा जाता है। अब देखो आपको याद रखना है कि मेस का मतलब क्या हो गया,
जिसे मेस कहा जाता है। देखो बोर्ड पर मैंने लिखी है, गेहूँ, जौ, मक्का, आलू, चावल स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, पीस लेते हैं और दूध या विलियन प्राप्त होता है। और लास्ट में क्या कहते हैं? मेस। क्या कहते हैं? मेस कहते हैं। यहाँ तक उतार लिया। अब इसके आगे लिखो, इसके नीचे लिखो जौ में, जौ कोई लेते हैं, देखो जौ में डाइस्टेज एंजाइम, जौ में डाइस्टेज एंजाइम की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इसका कार्य स्टार्च को माल्टोज में बदलना होता है। क्योंकि इसका कार्य स्टार्च को माल्टोज में बदलना होता है। इस जौ को नीचे लिखते चलो, इस जौ को 283 केल्विन ताप, वही 283 से 298 केल्विन ताप, 283 केल्विन ताप पर गर्म करके, गर्म करते हैं जो उबलने लग जाते हैं, गर्म करके 3 से 4 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जिससे जो अंकुरित हो जाते हैं, जिससे जो अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार अंकुरित जौ को, इस प्रकार अंकुरित जौ को माल्ट कहा जाता है। इस प्रकार अंकुरित जौ को माल्ट कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे लिखो, अब देखो आपके सामने मेस भी आ गया। मेस तो क्या हो गया, इन स्टार्च पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और गर्म करते दूध या विलियन प्राप्त हो जाता है, मेस कहा जाता है। अब जो होते हैं इसके अंदर डाइस्टेज एंजाइम होते हैं, इसको 200, ये तो आप जानते हैं कि जो है, जो के अंदर सबसे ज़्यादा इन पदार्थों में जो है, जो के अंदर क्या डाइस्टेज एंजाइम होता है। डाइस्टेज का क्या कार्य क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। और ये क्या करता है कि इस जो है, जो को 283 केल्विन ताप पर उबालते हैं और 3 से लेकर 4 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जिससे ये जो क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। अंकुरित जो को हमें हमेशा कहते हैं माल्ट। अब इसके जस्ट नीचे लिखो, मेस तथा माल्ट को जल में मिलाकर, मेस तथा माल्ट को जल में मिलाकर, मेस तथा माल्ट को जल में मिलाकर विलियन बनाया जाता है, अर्थात पीस लिया जाता है। मेस, माल्ट तथा जल में मिलाकर इसे पीस लिया जाता है। इस प्रकार के विलियन को माल्ट सत्व कहा जाता है। इस प्रकार के विलियन को माल्ट सत्व कहा जाता है। ये उतार लो आप, ये उतारो। मेस, माल्ट और जल में मिलाकर पीस लेते हैं, इसे हम कहते हैं माल्ट सत्व कहा जाता है। इसके नीचे लिखो, इस माल्ट सत्व को छानकर जो विलियन प्राप्त करते हैं उसे वर्ट कहा जाता है, उसे वर्ट कहा जाता है। तथा इस वर्ट में माल्टोज, इस वर्ट में माल्टोज का विलियन होता है। अब देखो आपके सामने क्या प्राप्त हो गया? माल्टोज प्राप्त हो गया दोस्तों। क्या प्राप्त हो गया? माल्टोज। अब देखो दूसरी, पहले विधि है सेक्रीकरण मतलब स्टार्च से आपको क्या प्राप्त हो गया? माल्टोज। अब माल्टोज देखो ये विधि है इतनी, इसको हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, दूध या विलियन प्राप्त होता है। मेस,
डाइस्टेज एंजाइम 2 से 3 अंकुरित कर देते हैं, मेस माल्ट और जल में मिलाकर पीस लेते हैं, माल्ट सत होता है, माल्ट सत को छानते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, वर्ट। क्या प्राप्त हो जाता है, वर्ट। वर्ट में हमेशा क्या होता है, माल्टो शर्करा होती है। क्या होती है, माल्टो शर्करा। अब हम क्या करते हैं, वही कंडीशन होती है, माल्टोज से किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। तो आप हेडिंग डालो, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। अब देखो आपने लिख लिया, पहली कंडीशन शहरीकरण पूरी हो गई। अब लिखते हैं माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना, और माल्टोज को ग्लूकोज में बदलते हैं तो देखो हमें ये है माल्टोज, लिखो माल्टोज को, देखो हमेशा जो भी शर्करा होती है उसके अंत में एज लगा देते हैं, वो क्या होता है, एंजाइम। तो बताओ माल्टोज को बदलना है तो कौन सा एंजाइम लेते हैं, माल्टेज। क्या लेते हैं, माल्टेज। यदि लेक्टोज को बदलना होता है तो हम क्या लेते हैं, लेक्टेज। क्या लेते हैं, लेक्टेज। तो देखो नीचे लिखो, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल लेते हैं। नीचे ये उतार लेना। अब आपके सामने आ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज बना लिया। अब देखो क्या करना है, ग्लूकोज से एथेनॉल बनाना है, ग्लूकोज से एथेनॉल बनाना। इसके पीछे वाली विधि में हमने देखा था कि ग्लूकोज का हम क्या करवाते हैं, किण्वन करवाते हैं, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो अब नंबर 3 हेडिंग डालो, ग्लूकोज से एथेनॉल में बदलना। हेडिंग डालो, ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलना, ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलना। ये तो आपने उतार ली होगी। अब इसके नीचे लिखो, ग्लूकोज का एथेनॉल में बदलना। लिखो इसमें वही कंडीशन है, लिखो इसमें ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की क्रिया के द्वारा, आपने पढ़ ली किण्वन की क्रिया परिभाषा, किण्वन की क्रिया के द्वारा एथेनॉल में बदल देते हैं, एथेनॉल में बदल देते हैं। इस प्रकार प्राप्त एथिल एल्कोहल या एथेनॉल वास कहलाता है, वास कहलाता है, क्योंकि इसमें इसकी मात्रा 5 से 10% होती है, 5 से 10% होती है। अब वास आपके सामने प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, वास आसवन करते हैं। ये उतार लो आप, ग्लूकोज से जाइमेज एंजाइम एथेनॉल का निर्माण कर लेते हैं। एथेनॉल की मात्रा कितनी होती है, 5 से 10% होती है, इसे हम क्या कहते हैं, वास कहते हैं। अब आगे हेडिंग डालो, वास आसवन। अब नीचे लिखो, इस वास को उच्च ताप पर आश्रित किया जाता है, आश्रित किया जाता है तो हमें 90 से 95% एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एथिल एल्कोहल या इथेनॉल की बात है, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिन्हें परिशोधित एल्कोहल कहा जाता है, जिन्हें परिशोधित एल्कोहल कहा जाता है। परिशोधित का मतलब शुद्ध रूप से हमें एल्कोहल प्राप्त होना, परिशोधित एल्कोहल कहलाता है, परिशोधित एल्कोहल कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण भी कर लेते हैं। पहली विधि थी शहरीकरण, दूसरे माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना, फिर ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल, और उसके बाद में वास आसवन। उसके बाद में 3 पॉइंट और है छोटे छोटे, उनकी छोटी छोटी परिभाषा और लिख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उतार लिया आपने। अब लिखो आगे, एक नाम आता है परिशोधित एल्कोहल। अब 1 नंबर पॉइंट लिखना है परिशुद्ध एल्कोहल, दूसरा हम समझेंगे विकृतीकृत एल्कोहल, और तीसरा समझेंगे पावर एल्कोहल। पहले 2 समझो, दोनों में अंतर समझ लो, अपने आप आ जाएगा। परिशुद्ध एल्कोहल का जो मदिरा होती है, शराब होती है, एथिल एल्कोहल होता है, वो 100% क्या होता है, शुद्ध। तो लिखो इसमें 100% शुद्ध एल्कोहल को, 100% शुद्ध एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है, परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है। ये तो आ गया आपके सामने परिशुद्ध एल्कोहल। अब नंबर 2 लिखो विकृतीकृत एल्कोहल। विकृतीकृत का मतलब इसके अंदर कुछ मात्रा में क्या मिला देते हैं, कोई अशुद्धि मिला देते हैं।
भाई 100% शुद्ध एल्कोहल है, उसके अंदर कुछ मात्रा में क्या मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं। मान लेते हैं कि एथिल एल्कोहल के अंदर कोई मेथिल एल्कोहल मिला दिया। कई बार आप समझते हैं कि जो शराब है उससे कई लोगों की मौत हो गई, वो मौत का कारण क्या होता है, विकृतिकृत एल्कोहल। क्या होता है विकृतिकृत एल्कोहल? एक आता है मेथिल एल्कोहल, और मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के स्थान पर यदि मेथिल एल्कोहल पे लंबे समय तक यदि यूज में लेते हैं तो आंखों में अंधापन आ जाता है। क्या जाता है? अंधापन। तो लिखो इसमें, शुद्ध एल्कोहल में अशुद्धि मिला दी जाती है तो वह एल्कोहल शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इस प्रकार के एल्कोहल को विकृतिकृत एल्कोहल कहा जाता है। इस प्रकार के एल्कोहल को विकृतिकृत एल्कोहल कहा जाता है। अब आगे हेडिंग डालो, पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल लिखो इसमें, बेंजीन, बेंजीन कोमा इथर, कोमा एल्कोहल, बेंजीन इथर एल्कोहल, कोमा पेंट्रोल, पेंट्रोल मिला देते हैं तो इस प्रकार के एल्कोहल को, भाई इन सभी का जो मिश्रण होगा, इस प्रकार के एल्कोहल को पावर एल्कोहल कहा जाता है। पावर एल्कोहल कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में एल्कोहल का मैंने इन 7 भागों में, पार्ट नंबर 7, पूरे 7 भागों में एल्कोहल का पूरा इस वीडियो के अंदर एल्कोहल के अंदर जो पूरा का पूरा भाग है ये मैंने बता दिया। इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं छूटा है और परीक्षा में इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो अब हम इसके आगे वाली वीडियो में देखेंगे फिनॉल। क्या देखेंगे? फिनॉल। तो इस चैप्टर को समझने के लिए और पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।